ममता। लगभग 3 वर्षों बाद मैंने अपने देश की धरती पर पाँव रखा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वर्षों बाद एक बार फिर वही हवाएं, वही सुगंध, वही मिट्टी और सब अपनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक लंबी नींद से जागी हूँ। विदेश में बिताए वर्ष मुझे सपने जैसे लग रहे थे। मेरी इकलौती बुआ की ननद का परिवार वर्षों पहले अमेरिका में जा बसा था। बुआ ने ही अपनी ननद के बेटे विनय से मेरा रिश्ता तय करवाया था। मेरे चेहरे पर खुशी की लाली देखकर जहां माँ बाप संतुष्ट थे, वहीं बुआ का सिर गर्व से ऊंचा था। फिलहाल मैं अकेली ही आई थी। विनय कुछ सप्ताह बाद आने वाले थे। मैं मायके के आई मानो मेरा बचपन लौट आया। दिन भर हंसी मजाक, देर रात तक बातें, खाना पीना, सैर सपाटा, समय जैसे पंख लगाकर उड़ चला था। तभी मुझे याद आई अपने बचपन की सहेली मीता की। मीता का विवाह मेरे विवाह से कुछ महीने पहले ही हुआ था। उसकी बारात के आई थी, पूरा शहर बैंड की आवाज से गूंज उठा था। आसमान आतिशबाजी से रोशन हो गया था और हवाएं इत्र में नहा गई थी। बारात देखकर हम सभी सहेलियां मन ही मन सोच रही थी, काश किस्मत हो तो मीता जैसी। एक मध्यम वर्गीय लड़की अपने अच्छे स्वभाव और खूबसूरती के कारण महलों में पहुंच गई। उसका ससुराल बंगलों, गाड़ियों और नौकर चाकरों वाला था। मीता के ससुराल जाते ही मेरी शादी की बातचीत शुरू हो गई थी। पिताजी तो मुझे विदेश भेजना ही नहीं चाहते थे। मैं भी मन ही मन आए दिन भारतीय लड़कियों की विदेश में होने वाली शादियों के किस्से सुन सुनकर तथा अखबारों में पढ़ पढ़कर बहुत डर रही थी। लेकिन बुआ ने मेरे सुखों की गारंटी ली थी और इसका यकीन मुझे बुआ का प्यार दिला रहा था। अपनी शादी का निमंत्रण पत्र लेकर मैं स्वयं मीता के ससुराल जाना चाहती थी, लेकिन बड़े भैया तथा पिताजी के सामने मैं अपने दिल की बात न कह पाई। दूसरी ओर मेरे दिल में कहीं संकोच भी था, क्योंकि मीता की शान शौकत के समक्ष मैं अपनी शादी के बारे में भला क्या बात करती। कुछ गिने चुने मेहमानों की उपस्थिति में एक होटल में पार्टी और कुछ दिनों बाद विदेश, ऐसे लोगों के बीच पहुंच जाना जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, जाना नहीं। मीता की याद आते ही मैंने माँ से मीता के बारे में पूछा तो वह बोली, पूछती क्या है, जाकर मिल आना। वह भी आजकल मायके आई हुई है। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह तो साल भर से यही है। मखमल में भी कभी किसी ने टाट का पैबंद लगाया है क्या? क्या? मैं अवाक सी माँ को देखती रह गई। माँ की बात सुनते ही मेरी आंखों के सामने मीता की बारात की धूमधाम, उसका मुस्कुराता चेहरा, सेहरे में छिपा उसके दूल्हे का चेहरा, सब चलचित्र की भांति घूम गया। मैं और मीता साथ साथ खेलते, खाते, पढ़ते बड़ी हुई थी। मीता सदा से शौक, चंचल, सुंदर और हंसमुख स्वभाव वाली लड़की थी। जहां भी 2 घड़ी बैठ जाती, दूसरों को अपना बना लेती। एक विवाह समारोह में नितिन ने उसे देखा और अपनी जीवन साथी बनाने की जिद कर बैठा। करोड़पति के घर मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी बहू बनकर जाए, ऐसा फिल्मों में देखा और कहानियों में पढ़ा तो था। वास्तविक जीवन में इसे नितिन ने सच कर दिखाया था। माँ से मीता के बारे में जानकर मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। अगली ही सुबह मैं उससे मिलने पहुंच गई। मीता को देखते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। भरी जवानी में विधवा होने वाली औरत के चेहरे पर भी एक गरिमा और हालात से जूझने का निश्चय होता है, लेकिन मीता का चेहरा तो हारे हुए खिलाड़ी की भांति मुरझाया हुआ था। उसकी सूनी मांग, बेतरतीब कपड़े, गोद में साल भर का बेटा और शून्य में खोजती आंखें मुझसे देखी नहीं जा रही थी। भाग्य किसी को ऐसे भी छलता है। गीता को देखे बिना यकीन करना मुश्किल था। आगे बढ़कर जैसे ही मैंने उसे स्पर्श किया, उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। उसका एक एक आंसू उसके दिल की गहराइयों में छिपे दर्द की कहानी कह रहा था। अपने विवाह के बाद मीता मुझे एक ही बार तो मिली थी, मेरे विवाह के अवसर पर। नितिन भी साथ था। एक बड़ा सा गिफ्ट पैकेट मुझे थमाते हुए दोनों ने बड़े ही औपचारिक ढंग से मुबारकबाद दी थी। दोनों मुझसे दूर दूर ही रहे थे। अब मुझे लगता है मेरी शादी में आई मीता के अंदर बहुत कुछ दबा था, जो शायद उसके एक स्पर्श से मैं अनुभव कर सकती थी। यह बात मीता भली भांति जानती थी, शायद इसलिए उस दिन वह मुझसे दूर दूर ही रही थी। मुझे याद आया उस दिन भैया जब मीता की ससुराल से मेरी शादी का कार्ड देकर आए थे, तो मेरे बार बार पूछने पर भी भैया ने बस इतना ही कहा था, हाँ हाँ, देख आया हूँ तेरी मीता का सोने का पिंजरा। सदा हंसने हंसाने वाली मीता, जो पल भर भी चुप नहीं रह सकती थी, मेरे पास घंटों बैठी रही, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोली। सच ही कहा था भैया ने, सोने के पिंजरे में रहकर बुलबुल गाना ही भूल गई थी।
मैं रोज़ उसके घर जाती, घंटों उसके पास बैठती तो वह बहुत ही कम बोलती। वैसे भी उसके दिल के ज़ख्मों को दिल से ही महसूस किया जा सकता था। जल्दी ही मैं जान गई कि उसके ससुराल में बिताए 2 वर्ष में मीता ने 2 सदियाँ जी थी। घुटन, पीड़ा, नफ़रत, लांछनों से भरा असहाय जीवन जिया था उसने। नितिन और उसके माता-पिता से बातचीत करके उनको समझाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। मीता की खूबसूरती का नशा जो एक दिन नितिन के सिर चढ़कर बोल रहा था, शादी के बाद जल्दी ही उतरने लगा था। आए दिन होने वाली किट्टी पार्टियों में मिडिल क्लास बहू सास को उपहास का पात्र बना रही थी और व्यापारी पिता बेटे के विवाह के रूप में होने वाले व्यापारिक लाभ से वंचित रह गया था। अतः झूठ का जाल बिछाकर मीता को मायके भेज दिया। यहीं आकर जब मीता ने बेटे को जन्म दिया तो उसकी आशाओं ने फिर से करवट ली। उसे लगा था बेटे का मुंह देखकर नितिन बदल जाएगा और एक बार फिर अपनी जिद के आगे वह अपने माता पिता को झुका लेगा और मीता की खुशियां लौट आएंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस बार नितिन को ही अपने माता पिता की जिद के आगे झुकना पड़ा। नितिन के माता पिता जानते थे कि उनका बेटा वह सिक्का है जो उनकी दुनिया में धड़ल्ले से चल सकता है। पैसे वालों की दुनिया में तो बेटों की अय्याशियाँ तक माफ़ कर दी जाती हैं। फिर नितिन का तो एक बेमेल विवाह था, उसे भुलाने में भला क्या देर लगनी थी। उसके माता-पिता बेटे की दूसरी शादी करना चाहते थे, अपने बराबर के लोगों में। मीता को इस हद तक ज़लील करके उसके सामने तलाक के कागज़ रखे गए थे कि उसने बिना किसी शर्त के उन पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी थी। मात्र एक हस्ताक्षर से जन्मों के लिए जुड़े रिश्तों का धागा तार-तार हो गया था। एक दिन मीता की बारात देखकर मैंने चाहा था कि काश मेरी भी किस्मत मीता जैसी हो, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर थी कि हे ईश्वर, मीता जैसी किस्मत किसी लड़की की ना हो। एक सुबह मैं नाश्ता कर रही थी कि मीता की मम्मी हमारे घर आई। मीता की परेशानी की रेखाएं उनके चेहरे पर भी स्पष्ट दिखने लगी थी। उनका चेहरा देखकर कोई भी जान सकता था कि उन्हें हंसे वर्षों हो गए हैं। मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बिना किसी भूमिका के मुझसे बोली, बेटी रचना, मैं विशेष रूप से तुमसे बात करने आई हूँ। मीता के सामने मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। आंटी, आपका अपना घर है, मीता को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। हम सब मिलकर उसके लिए कुछ कर सकें तो? बेटी, तुम्हारे आने से मुझे कुछ उम्मीद बंध गई है। हमारी तो किसी बात का वह उत्तर ही नहीं देती। शायद तुम ही उससे कुछ समझा सको। आंटी, आप कहिए तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, तुम जानती ही हो, अभी मीता की उम्र ही क्या है? अभी अगले महीने 24 साल की होगी। अभी उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम बूढ़े भी कब तक बैठे रहेंगे? कहते हुए उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। मैं चुपचाप उनका चेहरा देखती रह गई। थोड़ा रुककर वह फिर बोली, अब जब तलाक के कागज़ों पर साइन कर ही दिए हैं, तो दोबारा बात करने की हर उम्मीद दम तोड़ चुकी है। वह लोग अपने बेटे की दूसरी शादी कर रहे हैं। फिर हम मीता को पहाड़ जैसा जीवन अकेले बिताने के लिए कैसे छोड़ दें? मैं भी यही सोच रही थी। मीता के दुखों को दूर करने का यही एक रास्ता है। लेकिन मीता दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं। वह हमारी किसी बात का उत्तर ही नहीं देती। हम जब भी शादी की बात शुरू करते हैं, वह बस रोने लगती है। अभी तो उसकी उम्र ही क्या है? 2 एक अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। लड़के वाले सब कुछ जानते हुए भी शादी के लिए तैयार हैं। कल उम्र बढ़ने पर कोई रिश्ता आए या नहीं, बेटी तेरी तो वह बचपन की सहेली है। तू ही समझा, शायद तेरी बात मान ले। मैं माँ होकर जितना समझा सकती थी, समझा चुकी। पता नहीं मेरी मीता के भाग्य में क्या लिखा है। आप चिंता न करें, आप घर जाएँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मीता के बारे में मेरी भी यही राय है, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। उन्हें तो मैंने भेज दिया, लेकिन मैं सोच में पड़ गई, क्या मीता को मैं समझा पाऊँगी? क्या मीता मेरी बात मान लेगी? शादी के नाम पर इतने बड़े हादसे से वह अभी उबर भी नहीं पाई थी कि उसे दोबारा शादी के लिए तैयार करना कोई खेल नहीं है। यह तो ठीक है कि प्रत्येक शादी का अंजाम मीता के अंजाम जैसा नहीं होता, लेकिन आज के दौर में किसी शादी का अंजाम अच्छा ही होगा, इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं। इसी उधेड़-बुन में मैं मीता के घर पहुंच गई। मीता हमेशा की तरह गुमसुम सी मेरे पास बैठी थी। मैंने धीरे-धीरे उसे समझाते हुए बात शुरू की, तभी मीता आंखों में आंसू भरे एकटक मेरी ओर देखते हुए बोली, रचना, तू भी उन सब की जुबान बोलने लगी। मैं तो तुझे अपना समझती थी। मुझे लगता था दूसरा कोई समझे ना समझे, तू मुझे ज़रूर समझेगी।
मीता की बात ने मुझे विचलित कर दिया था। फिर भी अपना निश्चय दृढ़ करते हुए मैं अपना पक्ष रखती रही, लेकिन मीता के उत्तर ने मुझे निरुत्तर कर दिया। उसका कहना था कि एक पढ़ी-लिखी, खूबसूरत जवान लड़की यदि ठुकरा दी गई है, तो भला परित्यक्ता विवाहिता को, जो एक बच्चे को दहेज में ले जाने वाली है, उसे कोई क्यों कर स्वीकार करेगा? यदि कहीं दोबारा किस्मत ने फिर उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, तो क्या वह जी पाएगी? अपने एक जीवन में वह इतने सारे समझौते नहीं कर पाएगी। मीता की बात सुनकर पास बैठी उसकी माँ और भाभी ने कहा कि मीता बेटे की तरफ से निश्चिंत रहे, वह उसके बेटे को दहेज में नहीं देंगे, बच्चे को वह पाल लेंगे। उनकी बात सुनते ही अपने बेटे को छाती से चिपटाकर मीता लगभग चीख उठी, नहीं, और फूट-फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर के लिए वातावरण आंसुओं में डूब गया। फिर मेरे गले लगकर मीता बोली, तू ही बता रचना, क्या मैं इतनी स्वार्थी हो सकती हूँ? इस बदनसीब को बाप ने तो त्याग ही दिया है, मैं भी इसे छोड़कर अपनी दूसरी दुनिया बसा लूँ। माँ बाप के होते हुए बच्चा अनाथ हो जाए, तू ही बता इसमें इस मासूम का क्या दोष है? रचना, मैं जानती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के दुख का कारण हूँ। मैं एक अच्छी बेटी नहीं, मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। तो क्या तू चाहेगी कि मैं एक अच्छी माँ भी ना बन सकूँ? मैंने अनुभव किया कि अब मीता एक औरत ही नहीं, एक माँ भी थी। मुझे खेद था कि मैं स्वयं को मीता की स्थिति में रखकर नहीं सोच सकी। सोचती भी कैसे? मैं माँ नहीं हूँ ना? मीता के सवाल का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं अपने आप पर शर्मिंदा थी। बेटी के रूप में जन्म लेने वाली औरत के जीवन की परिणति माँ के रूप में ही होती है। मीता एक संपूर्ण औरत है, उसको छलने वाला नितिन वास्तव में बदकिस्मत है, जिसने हाथ आया हीरा गँवा दिया था। उस दिन मैंने मीता के चेहरे पर इंद्रधनुषी चमक देखी थी, जो शायद दिल में छिपा दर्द आँखों के रास्ते बह जाने के बाद आई थी। इस चमक में स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय और सुनहरे भविष्य का रंग भी शामिल था। मीता अपने साथ अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। अपने पति विनय के आने पर मैंने उनसे इस विषय में बात की। अपने व्यापार के लिए भारत में खोले गए नए दफ्तर का कार्यभार मीता के कंधों पर डालकर हम दोनों अमेरिका लौट आए।